आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके व्यापम में पूछे जाते हैं उनके विषय में। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जिनके लिए वे प्रसिद्ध हैं। साथ ही सिद्धांत को विकास की अवस्था का सिद्धांत तथा अवस्था का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह बात भी आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कुल कितने चरण बताए? तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण क्या है? तो संवेदी पेशी अवस्था संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है जिसे सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। यह 0 से 2 वर्ष या फिर जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। अगले प्रश्न की बात करें, संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण क्या कहलाता है? तो संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है जिसे हम अंग्रेजी में प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सभी स्टेज का अंग्रेजी में नाम पता होना चाहिए। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 को जीन पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे का जन्म स्थान क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के न्यूसातेलर नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने किस पर प्रयोग किया था? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जीन पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों पर प्रयोग किया था। अगर विस्तार पूर्वक बात की जाए तो जीन पियाजे के बच्चों के नाम थे जैकलीन, लूशियन और लॉरेंट। यह वास्तव में आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण क्या कहलाता है? तो संज्ञानात्मक विकास के तीसरे चरण को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। अगला प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण अर्थात चौथा चरण क्या कहलाता है? तो संज्ञानात्मक विकास के चौथे चरण को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं जिसे अंग्रेजी में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होती है और आगे तक चलती है। आत्म केंद्रित व्यवहार किस अवस्था में पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार पाया जाता है। वह स्वयं पर ज्यादा फोकस करता है, बाहरी दुनिया से उसे कोई भी मतलब नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न है, वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस चरण में विकसित होती है? तो यह अवधारणा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में विकसित होती है अर्थात संवेदी पेशी अवस्था। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए बच्चे के सामने कोई वस्तु उपस्थित है और उसे हटा दिया जाता है, तो उसके दिमाग में यह रहता है कि वस्तु जो है वो भले आंख से ओझल हो गई है, लेकिन वस्तु जो है इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अगला प्रश्न ये है, घटनाओं में संबंध स्थापित करने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? तो बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में घटनाओं के बीच संबंध स्थापित करता है तथा घटनाओं के परिणाम को समझने की क्षमता इस अवस्था में बालक में विकसित हो चुकी रहती है। अगला प्रश्न है, प्रतीक चिन्ह का उपयोग बालक किस अवस्था में करता है?
तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बालक जो है चित्रों के माध्यम से 2 से 7 वर्ष की अवस्था में सीखता है। जैसे शुरुआती अवस्था में बालक को पढ़ना नहीं आता, तो वह चित्रों का उपयोग करके सीख सकता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज इसका आंसर हो जाएगा। यह बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बालक तार्किक रूप से सोचना कब शुरू करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष की उम्र में, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त अवस्था में बालक तार्किक रूप से सोचता है, यह आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की, बच्चा अमूर्त रूप से सोचना कब प्रारंभ करता है? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अ से अमूर्त और अ से औपचारिक, इस ट्रिक के माध्यम से आप इस प्रश्न को याद रखेंगे। प्रश्न है, स्कीमा क्या है? तो बालक के मस्तिष्क में जो ज्ञान मौजूद है वही स्कीमा है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम बात करें, गेंद क्या होती है? गोल होती है और वह लुढ़कती है। तो यह ज्ञान बालक के मस्तिष्क में मौजूद है, यही स्कीमा है। अब बात करते हैं स्कीम क्या है। तो स्कीम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक स्कीमा का उपयोग करता है, अर्थात ज्ञान का उपयोग करता है। जैसे इससे पहले उदाहरण में हमने देखा था कि बालक के अंदर यह ज्ञान मौजूद है कि गेंद जो है गोल होती है और लुढ़कती है। तो अब उसी ज्ञान को वो उपयोग करेगा गेंद को लुढ़काने में। अगर छोटे रूप में बात करें तो स्कीमा जो है बालक के मन में विद्यमान ज्ञान है, और स्कीम का मतलब होता है उसी ज्ञान का वास्तविक उपयोग। अगला प्रश्न है, आत्मसातकरण क्या है? तो नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में मिलाना ही आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि बच्चे को पता है कि गेंद गोल होती है और लुढ़कती है। तो बालक क्या करता है, जब पहली बार टमाटर देखता है तो उसे गोल समझ के क्या करने लगता है? लुढ़काने लगता है। तो यहाँ पर टमाटर जो है वो नया ज्ञान हो जाएगा और पुराना ज्ञान जो है वो गेंद है। पहले वो गेंद को लुढ़काता था, अब नया ज्ञान उसे क्या मिला? टमाटर को लुढ़काने का। शॉर्ट फॉर्म में कहे तो नए और पुराने ज्ञान को मिलाना ही आत्मसातकरण कहलाता है। अब बात करते हैं समायोजन की। जब नया ज्ञान पुराने ज्ञान से मेल नहीं खाता तो बालक पुराने ज्ञान में बदलाव कर देता है, चेंज कर देता है, यह समायोजन कहलाता है। चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब बालक के मन में यह अवधारणा थी कि जितनी भी गोल चीजें होती हैं वो लुढ़कती है, लेकिन जब उसने सेब लुढ़का के देखा तो उसने पाया कि सेब जो है वो आसानी से नहीं लुढ़कता। तो बालक जो है वो अपने ज्ञान में बदलाव करता है कि सभी गोल चीजें नहीं लुढ़कती। तो यहाँ पर उसने क्या किया? समायोजन किया, पुराने ज्ञान में बदलाव किया, अर्थात उसने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी गोल चीजें नहीं लुढ़कती। अब बात करते हैं अनुकूलन की। तो बालक जब नए माहौल में जाता है तो आसानी से नहीं ढल पाता, लेकिन वो धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना सीख जाता है। यही क्या है? अनुकूलन है, अडॉप्टेशन है। क्या है? अडॉप्टेशन। वह हम वातावरण को क्या करता है? अडॉप्ट करता है। अब बात करते हैं जीन पियाजे के कुछ प्रमुख पुस्तकों की। तो इनका पहला पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द जजमेंट एंड रीजनिंग इन द चाइल्ड। तो आप इन पुस्तकों के नाम कैसे याद रखेंगे? तो इन पुस्तकों के नाम याद रखने की एक ट्रिक है कि प्रत्येक पुस्तक के नाम के पीछे चाइल्ड या फिर चिल्ड्रन आता है, और इसके नाम के आगे आपको द लगा हुआ दिखाई देगा, जजमेंट को छोड़कर। साथ ही एक और प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछा जाता है कि नैतिक अवस्था को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो नैतिक अवस्था को परिभाषित करने वाले जीन पियाजे ही थे, लेकिन
नैतिक अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।